नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादून और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। बजट करीब है और बजट के साथ कई सारी उम्मीदें होती हैं। कई सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं कि इस बजट में आने क्या वाला है, 2026 में क्या कुछ नया मिलने वाला है। क्या सैलरीड क्लास के लिए खास तौर पर ये खास रहेगा या फिर मिडिल क्लास के लिए, या फिर अगर हम ये कहें कि सीनियर सिटीजन के लिए कुछ खास आने वाला है, महिलाओं के लिए क्या होने वाला है, पेंशन में क्या होगा, और भी कई तरीके के सवाल। तो इस बार बजट में क्या होगा, क्या नहीं होगा, किसकी उम्मीदें हैं, क्या आप आशाएं रख सकते हैं और कहां आपको निराशा भी हाथ लग सकती है, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है निशा सांघवी जी। फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, 20 साल से फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। तो इन्हीं से हम लोग बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से कैसा रहने वाला है बजट 2026। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। थैंक यू सो मच सुकन्या, माय प्लेजर। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कि आम टैक्स पेयर्स को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं बजट 2026 से, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या कुछ होने वाला है, क्या उम्मीदें रख सकते हैं? सुकन्या, जब भी बजट आता है तो हम जनरली हम सभी लोगों को एक आम आदमी को काफी अपेक्षा होती है फाइनेंस मिनिस्टर से कि इस बार तो कुछ मिल जाए। तो मेरे हिसाब से एक उम्मीद ये है कि टैक्स स्ट्रक्चर जो है उसको सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है। कंप्लायंस जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी रहता है, बर्डन लगता है बहुत सारे टैक्स पेयर्स को। तो मेरे हिसाब से जो टैक्स रूल्स है, एग्जम्पशंस है, डिडक्शंस है, ये सारी चीज़ों को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो उससे आई थिंक एक आम आदमी को बहुत फ़ायदा हो सकता है। और प्रोफेशनल्स पे डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी, तो लोग खुद से भी इनकम टैक्स समझने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे रिटर्न फाइलिंग में भी। और उसके अलावा ये अपेक्षा है कि डिस्पोजेबल इनकम जो कट कुटा के जो हमारे हाथ में जो सैलरी आती है वो थोड़ी सी ज़्यादा मिलनी चाहिए, जिससे कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो पैसा बन रहा है हमारा, वो हमें जीने के लिए, डे टू डे जीने के लिए वो हमें फायदेमंद रहे। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की जरूरत है, अगर है तो क्यों? सुकन्या, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमेशा ही हमें लगता है कि मिडिल इनकम अर्नर्स जो है, मिडिल क्लास है, इन्हें टैक्स डिस्प्रोपोर्शनेट दिया जाता है टैक्स स्ट्रक्चर में जो है वो। तो मेरे हिसाब से अगर टैक्स स्लैब्स को अगर वो एडजस्ट करेंगे, इन्फ्लेशन के लेवल पे लेके आएंगे, तो शायद एक मिडिल क्लास को फायदा हो सकता है टैक्स स्लैब चेंजेस का। क्योंकि हायर टैक्स आउटगो हो रहा है लेकिन इनकम तो हाथ में इतनी बच नहीं रही है रियल टाइम में, राइट। और मिडिल इनकम अर्नर्स जो है वो जनरली उनको लगता है कि हमारे लिमिटेड एवेन्यूज है टैक्स प्लानिंग के लिए और उसका इम्पैक्ट हमारे टैक्सेस पे ज़्यादा आता है क्योंकि डिडक्शंस या कोई और चीज़ें अवेलेबल नहीं है। मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास, ये दो अलग वर्ग हैं। अगर इन दोनों अलग वर्गों की बात की जाए तो इस बार बजट में क्या लगता है सरकार को किस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? सुकन्या, आई थिंक ये सभी को अफेक्ट करता है, मिडिल क्लास कहे या सैलरीड कहिए। क्योंकि जो टेक होम सैलरी है आपकी, जो मंथली आप जब जो पैसा घर लेके जाते हो, तो वो टेक होम कहीं ना कहीं से मेरे हिसाब से बढ़ना चाहिए। पिछले बजट में हालांकि उन्होंने काफ़ी चीज़ें डिक्लेयर की थी कि आपको रिबेट मिलेगा, आपको 12.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। बट इससे अगर आप डेटा देखेंगे तो बहुत सारे जो डुअल इनकम अर्नर्स है, हस्बैंड और वाइफ दोनों अर्न करते हैं, तो आई थिंक यहाँ पर एक कपल टैक्सेशन इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी रहेगा। हम जनरली वेस्ट को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो आई थिंक इंट्रोड्यूसिंग कपल टैक्सेशन से टेक होम इनकम, जो डिस्पोजेबल इनकम जो घर पे आएगी पोस्ट टैक्स, वो आई थिंक वो ज़्यादा हो सकती है, जिससे कि एक मिडिल क्लास को हो या सैलरीड को हो, एक जो एसेंशियल एक्सपेंसेस है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, ये सारे जो एक्सपेंस करने के लिए थोड़े ज़्यादा पैसे हाथ में बचेंगे। प्लस अनअवॉइडेबल लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस जैसे कि आपका टैक्स रिलीफ है या जो आपका रिटायरमेंट प्लानिंग है, ये सब चीज़ों को ये आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस से थोड़ा कम हो जाएगा। महंगाई के दौर में बचत बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत जरूरी हो जाता है। तो क्या लगता है सबसे ज्यादा दबाव कहाँ पर है? आई थिंक सुकन्या, राइजिंग डेली हाउस होल्ड और हेल्थ केयर एक्सपेंसेस। आई थिंक मेडिकल इन्फ्लेशन जो है, हम हेल्थ केयर जो इन्फ्लेशन कहते हैं, वो 14% से सालाना बढ़ रहा है। एंड नॉर्मल लिविंग एक्सपेंसेस जो है, जो हम डे टू डे इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई जिसे कहते हैं, तो वो एक साधारण 3 से 4% की गवर्नमेंट डेटा रिलीज करती है, लेकिन मेरे और आपके जीवन में एक 6% का रेंज रहता है। तो कहीं ना कहीं
हेल्थ केयर एक्सपेंसेस और लिविंग एक्सपेंसेस जो है, और जो एसेंशियल ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, मेडिकल कॉस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकम नहीं बढ़ती है, तो सेविंग्स भी नहीं होती है उसी वजह से। तो आई थिंक ये एक जगह है जहाँ पर बिल्कुल फाइनेंस मिनिस्टर पे दबाव रहेगा। प्लस हम यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, तो हमारे जो जनता है वो काफ़ी यंग है, तो ये सारे जो है स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं, तो इनकी जो एजुकेशन कॉस्ट है और जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट्स जो इनके बच्चों के लिए लगती है, जो स्कूल के एक्सपेंसेस है, ये कंटिन्यूसली राइज हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, फैमिली में सेविंग्स ये बच ही नहीं रहा है। तो हमारा सेविंग्स रेशियो जो है 22% से 18% पे आया है पिछले 5 सालों में। मतलब हम कम बचा रहे हैं, ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट, हर इंसान इन्वेस्टमेंट करना चाहता है क्योंकि हर इंसान फ्यूचर के बारे में सोचता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर कौन से टैक्स इंसेंटिव सरकार को लेने चाहिए? सुकन्या, आई थिंक ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहेगा हमारे इस शो का, बिकॉज हम निवेश की बात करते हैं, हमेशा ही सबको कहते हैं कि निवेश करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं लगते, आपको कहीं शुरुआत करनी चाहिए। तो आई थिंक जो टैक्स ट्रीटमेंट होती है जब आप निवेश करते हो, जब निवेश इन्वेस्टेड रहते हो, और जब वो निवेश को विड्रॉ करते हो, तो हर चीज लेवल पे एक अलग टैक्सेशन लगता है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई स्पेशल स्लैब्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को ज़्यादा फेवरेबल बनाया जाएगा, उससे 2 फायदे होंगे। लोग ज़्यादा निवेश करेंगे, अपनी खुद की सोशल सिक्योरिटी क्रिएट करेंगे, जिससे कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी भी आएगी। प्लस एक इंसेंटिव के तौर पे अगर जो लोग रिटायरमेंट फंड्स में डाल रहे हैं, रिटायरमेंट ये एक टाइम टिकिंग बॉम्ब है। अगर आप रिटायरमेंट के लिए निवेश नहीं कर रहे हो सुकन्या, आई थिंक सबसे बड़ा क्राइम कर रहे हो, राइट। तो रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए अगर कोई निवेश कर रहे हैं तो उनको स्पेशल टैक्स स्लैब का बेनिफिट बिल्कुल मिलना चाहिए, जिससे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने में लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। एंड जो सेबी बार बार रिपोर्ट रिलीज करके कहती है कि ट्रेडिंग करने से 95% लोगों के नुकसान हो रहे हैं, तो ये सब कम हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि 80C जैसी जो पुरानी टैक्स छूट लिमिट को अब बढ़ाने का समय आ गया है? सुकन्या, बिल्कुल मेरे हिसाब से अगर हम ओल्ड रिजाइम की बात करें तो 1.5 लाख की लिमिट को बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। बट अगर हम पिछले 2-3 साल का जो डेटा देखेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर जी ओल्ड रिजाइम को कोई भी बेनिफिट नहीं देना चाहती है, क्योंकि उनको वो बंद करना है। बट वो एक ये ज़रूर काम कर सकते हैं कि न्यू रिजाइम में ऐसा कोई सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दे जहाँ पर निवेश करने पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से 80C वॉज अ वंडरफुल सेक्शन विच वॉज अलाउिंग लोगों को लॉन्ग टर्म सोचने के लिए। उसी बहाने लोगों की इनकम से सेविंग्स हो रही थी, पैसों की ग्रोथ हो रही थी, इन्फ्लेशन बीटन रिटर्न्स मिल रहा था। तो आई थिंक ये एक अच्छा मौका रहेगा 80C को रिकंसिडर करने के लिए अंडर न्यू रिजाइम ऑल्सो। और लिमिट को बिल्कुल बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि 1.5 लाख ये बहुत सालों से है। तो तब से तो इन्फ्लेशन भी चेंज हो गया है, बढ़ भी गया है, लोगों की इनकम्स भी चेंज हो गई है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म गोल्स जो चाइल्ड एजुकेशन और रिटायरमेंट है उस पर फोकस करेंगे तो ये डिडक्शन का काफ़ी फायदा हो सकता है। आपने अभी भी रिटायरमेंट की बात की। रिटायरमेंट एक बड़ा मुद्दा बन जाता है व्हेन इट कम्स टू ओल्ड सिटीजन्स। तो उस सिनेरियो में क्या लगता है कि रिटायरमेंट को लेकर क्या बजट में नया आ सकता है, क्या उम्मीदें रखी जा सकती हैं? सुकन्या, एज अ फाइनेंशियल प्लानर आप मुझे कहेंगे, निशा आप 20 साल से काम कर रहे हो फाइनेंशियल प्लानिंग का, तो बताइए सबसे इंपॉर्टेंट गोल कौन सा है? तो मेरे हिसाब से नॉन निगोशिएबल गोल होता है रिटायरमेंट प्लानिंग। आप जाके बैंक में कहेंगे मुझे रिटायर होना है, लोन दीजिए, कोई लोन नहीं देता है आपको, क्योंकि आप रिटायर हो चुके हो, कोई इनकम नहीं है आपका सोर्स, तो आपको लोन नहीं मिलेगी। तो हम सभी को, जितने भी हमारे दर्शक हमें सुन रहे हैं, इन सभी को ये सोचना ज़रूरी है, रिटायरमेंट के लिए निवेश करना सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे ही टैक्स कट कुटा के आता है, वैसे सेम आपको रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट्स भी डिफ़ॉल्ट करनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलनी चाहिए प्रोडक्ट्स में। नेशनल पेंशन स्कीम NPS जो है, सरकारी नौकरी वालों को तो वो एडवांटेज है, बट अगर जो सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर जॉब में है, तो वो इनका बेनिफिट कैसे अच्छे से ले सके, इनको प्रमोशन देना होगा, ज़्यादा प्रमोशन करना होगा, इनको टैक्स डिडक्शंस देना होगा, पेंशन स्कीम्स अलग टाइप की लॉन्च करनी पड़ेगी, जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी इन कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे, विड्रॉल पे ज़्यादा
इफेक्ट ना हो, क्योंकि एनपीएस में काफी बदलाव, जो पिछले महीने सर्कुलर आया था उसमें काफी बदलाव हुए हैं, लेकिन इतने नहीं हुए कि हम इसका पेनिट्रेशन बढ़ा सके। तो मेरे हिसाब से थोड़ा प्रैक्टिकल एटीट्यूड रख के अगर फाइनेंस मिनिस्टर जी देखेंगे तो आई थिंक इसका बहुत फायदा हो सकता है। प्लस रिटायरमेंट रेडी, अगर आज हमारा मीन एज जो है वो 32-34 का है, तो 20 साल के बाद ये सारी जनता रिटायर होगी, 20-25 साल के बाद। तो इनकी रिटायरमेंट प्लानिंग अगर आज से हम करेंगे तो हमारे देश पे इसका बर्डन बाद में नहीं आएगा। तो आई थिंक ये एक बर्निंग टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है। अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग आज से नहीं की है शुरुआत, तो बिल्कुल शुरू कीजिए। आपने पिछले जवाब में अभी अभी लोन्स की बात की, तो एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, ये हम लोग लेते हैं ताकि हम अपना घर बना सके, पढ़ाई कर सके और उसी के साथ पर्सनल जो एक्सपेंसेस हो सके उन्हें पूरा कर सके। तो क्या लगता है इस बार बजट 2026 में लोन्स को लेकर के क्या राहत मिल सकती है? तो सुकन्या, हाउसिंग लोन अगेन, ये आपको ओल्ड रिजाइम में उसका टैक्स बेनिफिट मिलता है, न्यू रिजाइम में नहीं है। तो अगर हायर इंटरेस्ट जो है, और देखेंगे कि घर की कीमतें, अगर हम टायर 1 और 2 सिटी देखेंगे तो टायर 1 सिटी मतलब मेट्रो सिटी सारे, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई, और टायर 2 सिटीज मतलब बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, ये जैसे सिटीज। तो अगर हम इन सिटीज को देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ रियल एस्टेट जो है वो काफी ऊपर जा चुका है। तो जो पुरानी लिमिट्स है 2 लाख इंटरेस्ट की, या 1.5 लाख अंडर एटीसी, तो आई थिंक यहाँ पर होम लोन्स को भी एक अलग दर्जा मिलना चाहिए। प्लस एजुकेशन लोन्स जो है, एजुकेशन लोन्स पे इंटरेस्ट और जो रूल्स है वो थोड़े से स्ट्रिक्ट है, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर इस पे अगर कोई पॉलिसी लाई जाए जिससे कि रीपेमेंट जो है वो एक्सटेंड हो सके, इंटरेस्ट बर्डन थोड़ा कम हो सके, तो आई थिंक ये फाइनेंशियल प्रेशर जो है हाउस होल्ड्स पे कम हो जाएगा और इससे आम आदमी का भी फायदा होगा। क्योंकि युवाओं और निवेशकों की अगर बात करें, क्योंकि युवाओं, आपने बोला ही था कि यंग कंट्री है, बहुत बड़ा देश है और ऑलमोस्ट सभी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और आगे जॉब्स भी सर्च कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में मुझे ये बताइए कि युवाओं और निवेशकों के लिए बजट में क्या खास हो सकता है? सुकन्या, आई थिंक सबसे ज्यादा फोकस रहेगा फाइनेंशियल लिटरेसी पे। हमें मनी मैनेजमेंट स्कूल और कॉलेज में कभी सिखाया ही नहीं गया था, इसलिए जब हम नौकरी करने लगते हैं और अर्न करने लगते हैं तो हम स्ट्रगल करते हैं। तो आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, एंड अर्ली इन्वेस्टिंग हैबिट्स कैसे क्रिएट की जाए सभी के लिए। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा एक स्टेप हो सकता है फॉर बाय फाइनेंस मिनिस्टर। एंड यंग इन्वेस्टर्स जो है, इन्हें अगर हम पहले से एजुकेट करेंगे तो आगे चल के ये युवा जो है इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे और कोई अवॉइड कर सकते हैं कोई कॉस्टली मिस्टेक अर्ली इन लाइफ। प्लस अगर छोटे रकम से अगर आप निवेश कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रोडक्ट्स फॉर बिगिनर्स अगर लाए जाए जिससे कि एंट्री जो है वो ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, यंग अर्नर्स जो है छोटे से छोटा निवेश भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत बढ़िया स्टेप रहेगा, डर और कॉम्प्लेक्सिटी को दूर भगाना और निवेश के डिसिप्लिन को जारी रखना। मी बीइंग अ वुमेन, आप और मैं, अगर हम महिलाओं की बात करें, सीनियर सिटीजन्स एक बहुत बड़ा सेक्टर हो जाता है, एक सेक्शन हो जाता है, तो महिलाओं के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी या सीनियर सिटीजन्स के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उस पर क्या कुछ रहेगा बजट 2026 में? बिल्कुल, आई एम अ वेरी बिग cheerleader फॉर ऑल द women इन वर्कफोर्स, women इन फाइनेंस। तो मैं जनरली हम सोचते हैं कि वुमेन इन वर्कफोर्स के लिए कभी ना कभी एक स्पेशल प्रोविजन स्पेशल होना चाहिए, कि कोई डेडिकेटेड सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम होनी चाहिए। जो वुमेन रिलेटेड एलिमेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल इंश्योरेंस प्लान्स होने चाहिए बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्लस टारगेटेड स्कीम्स होनी चाहिए कि एक वुमेन जो है, एक महिला जो है, वो अपना इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे क्रिएट कर सके और प्रोटेक्ट कर सके। तो आई थिंक ये एक कुछ छोटे स्टेप्स होंगे जो हमेशा हम आम जनता है हमें अपेक्षा रखने की क्या कहते हैं, हमें अलाउड है, राइट। और रही बात सीनियर सिटीजन्स की, आई थिंक ये एक बढ़ता हुआ सेक्शन है हमारे सोसाइटी का। तो इनका रिक्वायरमेंट होता है स्टेबल इनकम एंड बेटर हेल्थ केयर, जो सीनियर सिटीजन्स में फोकस करे। तो आई थिंक सीनियर सिटीजन्स जो है प्रेडिक्टेबल इनकम मिल सके उन्हें, अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिल सके टू मेंटेन डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस। आई थिंक सीनियर सिटीजन को इतनी ही अपेक्षा जनरली होती है बजट से, जो पिछले 2-3 बजट से ज़्यादा नहीं मिल रहा है उनको वेटेज। होपफुल के इस बजट में उनको मिल जाए। कैपिटल गेन टैक्स, ये शब्द अक्सर हम सुनते रहते हैं, तो कैपिटल गेन टैक्स में इस बार बजट 2026 में क्या कोई बदलाव की उम्मीद हम रख सकते हैं?
सुकन्या बिल्कुल रख सकते हैं। जब भी हम बात करते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स की, तो बेसिकली ये मैं दो तीन शब्दों, आई मीन दो तीन लाइन से बताना चाहूँगी कि क्या है। तो कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो है बेसिकली जब आपने कोई एसेट खरीदा और बेचा, मे बी 3 4 5 10 साल के गैप में, तो जब ये आप खरीद के बेच रहे हो आपको हुआ गेन, तो इसे कहते हैं कैपिटल गेन्स। अब जब आपको गेन्स हुआ है तो सरकार आ जाती है और कहते हैं कि हमारा भी हिस्सा बनेगा इसमें, तो हमें उनको देना पड़ता है वो हिस्सा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, तो इसे कहते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। तो ये जो है इन्वेस्टमेंट्स में, फाइनेंशियल टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर चेंजेस बिल्कुल मेरे हिसाब से होने चाहिए। बिफोर 2018 इक्विटी टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी वॉज टैक्स फ्री। आपने आज 100 रुपए लगाए, 5 साल के बाद 500 हो गए, तो 400 रुपए का जो गेन हुआ था वो टैक्स फ्री था। 2018 से री इंट्रोड्यूस हुआ था टैक्सेस ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। तो आई थिंक ये यहाँ पर अगर वो कुछ चेंजेस हो जाए, सिंप्लीफाई कर दे, क्योंकि हर साल नया स्लैब आ रहा है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो वो कंफ्यूजन से अंदर आते, निवेश करने के लिए आते ही नहीं हैं। तो आई थिंक सिंप्लीफाइड रूल्स जो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करें, क्लियर एंड सिंपल कैपिटल गेन्स टैक्सेशन का लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन में फाइनेंशियल मार्केट्स में इसका फायदा सबको मिलना चाहिए। बजट आने वाला है। नॉर्मली मैंने बजट से पहले लोगों को देखा है, लोग क्या करते हैं कि अपना पैसा जो रोका हुआ होता है या तो वो पूरा लगा देते हैं, प्रॉपर्टी में लगा देते हैं, स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। उनको लगता है बजट में कुछ ऐसा होगा, पैसा एकदम डबल हो जाएगा। तो कई बार गलती भी हो जाती है। तो बजट से पहले अगर हम निवेशकों की बात करें तो उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना है, ताकि हम उन्हें ये ना लगे बजट आने के बाद कि अरे तो गलती हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई, तो नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल। सो आई थिंक पैनिक नहीं होना चाहिए बजट के पहले। जनरली बजट 1 फरवरी को होगा, उसके पहले जो है 1 महीना जनरली मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है। तो आई थिंक हमें पैनिक नहीं होना है, हमें गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करना है, हमें हमारा एसेट एलोकेशन बनाए रखना है। जहां आवाज अभी हो रही है वो कल वहां शांत हो जाएगा, तो वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, और फेंस पे बैठ नहीं सकते, आपको निवेश करना जरूरी है। तो आई थिंक एक्सपेंसेस जो है, देश का बजट हमेशा आएगा, उसको मैनेज करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर है। और जब आपके बजट की हम बात कर रहे हैं, आम आदमी के फैमिली की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको अपने बजट पे भी फोकस करना ज़रूरी है। अपने एक्सपेंसेस, अपने सेविंग्स, अपनी इन्वेस्टमेंट हैबिट, अपने गोल्स, ये सारी चीज़ें सेट की है, ट्रैक किया है, नहीं किया है, टैक्स सेविंग के लिए प्लान किया है कि नहीं किया है, ये भी देखना ज़रूरी है। बट टैक्स प्लानिंग को कोर बना के फाइनेंशियल प्लान करना ये गलत आइडिया है। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ चेजिंग टैक्स बेनिफिट्स, प्लानिंग शुड बी अलाइंड टू लाइफ गोल्स एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। आपने अभी अभी बात करी देश के बजट की और परिवार के बजट की। आप एक फाइनेंस प्लानर हैं, काफी सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो लोग अक्सर ना कई सारी उम्मीदें रख लेते हैं बजट से कि यार बजट में ये होगा तो हम ये कर लेंगे, ये होगा तो ये कर लेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ समथिंग, ड्यू टू समथिंग, सम प्लानिंग, सम अलॉटमेंट्स, चीजें उस तरीके से नहीं हो पाती है। तो जब निराशा हाथ लगती है तो आदमी घबरा जाता है कि यार अब क्या करें। तो उस सिचुएशन में फाइनेंशियल अगर आपको प्लानिंग करनी हो तो वो कैसे करे, एक आम आदमी कैसे सिचुएशन को हैंडल करे? तो कन्या मैं बहुत सिंपल 4 थंब रूल बताऊंगी। ये 4 फाइनेंशियल प्लानिंग के पिलर्स है। आपको पहले बेसिक से शुरू करना है, फिर आगे बढ़ना है, राइट। तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। आपके कॉर्पोरेट कवर के अलावा आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, अगर डेथ होगी तो फैमिली को पैसा मिलेगा। बाकी कोई भी लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना इज़ अ बैड आइडिया। तीसरी बात है कि आपने जब दोनों इंश्योरेंस कर लिए, तो तीसरी बात है कि आपके पास एक इमरजेंसी कॉर्पस या कॉन्टिजेंसी प्लान होना चाहिए। बिकॉज जब भी कोई आफत आती है तो आप लोन लेके फिर उसको कैसे चुकाएंगे, या किसी से मदद मांगने से अच्छा है कि अपनी खुद की एक सिक्योरिटी बनाएं। और चौथा इंपॉर्टेंट पिलर है रिटायरमेंट प्लानिंग। ये एक टाइम टिकिंग बॉम्ब है। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जब से आपकी पहली सैलरी मिली है तब से निवेश करना चाहिए था, बट अब तक नहीं किया है, तो बिल्कुल शुरुआत कीजिए। कोई लोन नहीं मिलती है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, ना ही कोई हेल्प करने आता है, तो आपको अपना सोशल सिक्योरिटी बनाना बहुत ज़रूरी बनेगा। तो आई थिंक ये 4 मेजर है जो फाइनेंशियल गोल्स एक फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी शुरू करते हैं। कोई भी एज पे अगर आप हो, ये स्टेप्स फॉलो कीजिए, एंड आई थिंक यू विल हैव अ गुड फ्यूचर अहेड। So many viewers are watching you right now. This is the last question.
बहुत सारे लोग एक उम्मीद के साथ इंटरव्यू देख रहे होंगे कि अगर हम आज कुछ एक डिसीजन लेना चाहे अपनी लाइफ में, आप कुछ एक चीज याद रखें कि अगर हम ये याद रखेंगे तो हमेशा सब कुछ फाइनेंशियली हमारी जिंदगी में स्टेबल रहेगा, तो आप एक एडवाइस जो व्यूअर्स को देना चाहेंगे, कीप दिस थिंग इन योर माइंड एंड यू विल ऑल बी सॉर्टेड। जितना भी स्पेक्यूलेशन या जितना भी रूमर्स जो आता रहता है उससे डरे नहीं, उसको इग्नोर कीजिए। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पे फोकस कीजिए, अपने कैश फ्लो और अपने बजट पे फोकस कीजिए। आई थिंक ये मेरे तरफ से सभी को रहेगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है इमोशनली नहीं करनी चाहिए, प्रैक्टिकली करनी चाहिए। यस, इमोशनल डिसीजन इन्वॉल्व होता है, बट खुद से मत कीजिए, एक फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लीजिए। इट इज़ लाइक अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, तो जब आप अपने मेहनत का पैसा आप निवेश करते हो तो आपको खुद से नहीं करना चाहिए। तो ये भी हमारे साथ निशा सांघवी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दर्शकों को बताया कि किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है, बजट से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं, टैक्स पेयर्स के लिए क्या कुछ खास रहेगा, मिडिल क्लास के लिए क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन्स, महिलाएं क्या उम्मीद कर सकती हैं। तो ऐसे ही तमाम इंटरव्यूज, जानकारियां और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे, बजट से पहले, बजट में और बजट के बाद भी। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ। थैंक यू निशा जी।